नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो चीजें हैं, हमारे कपड़े, गैजेट्स, यहाँ तक कि हमारा खाना, ये सब हम तक पहुंचता कैसे है? असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक अदृश्य वैश्विक मशीन काम कर रही है। चलिए आज इसी मशीन के कलपुर्जों को थोड़ा करीब से समझते हैं। शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से करते हैं, वो स्मार्टफोन जो शायद अभी हमारे हाथ में या जेब में है। क्या हमने कभी ये सोचा कि इसके बनने का सफर वो असल में कहां से शुरू होता है और कैसे पूरा होता है? देखिए, इस एक छोटे से सवाल का जवाब हमें दुनिया की दो सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली ताकतों तक ले जाता है। पहली है बहुराष्ट्रीय निगम, जिन्हें हम एमएनसीज कहते हैं, और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यही वो दो इंजन हैं जो आज की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। तो फिर ये दोनों ताकतें हैं क्या? आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले इन्हें ही समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुराष्ट्रीय निगम यानी एमएनसी की। अगर इसे सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसी विशाल कंपनी है जिसका कारोबार सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बल्कि इसका काम दुनिया के कई देशों में फैला होता है। मतलब वो एक जगह डिजाइन करते हैं, दूसरी जगह उसके पार्ट्स बनवाते हैं और फिर पूरी दुनिया में उसे बेचते हैं। और दूसरी ताकत है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये वो पूरा सिस्टम, वो नेटवर्क है जिसके जरिए ये कंपनियां अपना सामान, पैसा और अपनी सेवाएं एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाती हैं। आप इसे एक तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की सड़कें और हाईवे समझ सकते हैं। अब जरा इनके आकार का अंदाजा लगाइए। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों की सालाना कमाई $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, ये रकम भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के आधे से भी ज्यादा है, और ये सिर्फ एक कंपनी की कमाई है। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प देखने को मिलता है। इस चार्ट में एक बड़ी एमएनसी की कमाई की तुलना कई देशों की कुल जीडीपी से की गई है। साफ दिख रहा है कि एक अकेली कंपनी की आर्थिक ताकत कई देशों की मिलीजुली अर्थव्यवस्था से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। यही इनकी असली शक्ति है। तो ये बड़े बड़े कंपनियां और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मिलकर काम कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए चलिए वापस हमारे स्मार्टफोन के सफर पर चलते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। फोन का जो आइडिया और डिजाइन है वो कैलिफोर्निया में तैयार होता है, लेकिन उसे बनाने के लिए जो जरूरी खनिज हैं वो अफ्रीका के देशों से आते हैं। फिर उसके अलग अलग हिस्से जैसे कि चिप और स्क्रीन एशिया के कई अलग अलग देशों में बनते हैं। फिर इन सभी हिस्सों को चीन में एक साथ जोड़ा जाता है और आखिर में उस तैयार फोन को पूरी दुनिया में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। ये एक बहुत ही जटिल वैश्विक नृत्य की तरह है जिसे एक अकेली एमएनसी कंट्रोल करती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का दुनिया पर, खासकर विकासशील देशों पर असर क्या पड़ता है? ये इस कहानी का सबसे पेचीदा हिस्सा है, जिसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। असल में ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये कंपनियां अपने साथ विदेशी निवेश लाती हैं, लोगों के लिए नौकरियां बनाती हैं और नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कहीं कहीं मजदूरों का शोषण होता है, पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है और छोटे मोटे स्थानीय व्यापार खत्म हो जाते हैं। ये आंकड़े कहानी को और भी साफ कर देते हैं। यहां देखिए, एक एमएनसी के आने के बाद फैक्ट्री में नौकरियां 5 गुना बढ़ गईं, 50,000 से 2.5 लाख हो गईं। औसत मजदूरी में भी बढ़ोतरी हुई, ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही कार्बन उत्सर्जन का स्तर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि इस विकास की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल ये उठता है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है? वैश्वीकरण का अगला पड़ाव क्या होगा? तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये एक दूसरे पर निर्भरता का रिश्ता है और बहुत जटिल है। बड़ी कंपनियों को बढ़ने के लिए पूरी दुनिया का बाजार चाहिए और कई देशों को तरक्की करने के लिए इन कंपनियों का निवेश और व्यापार चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और ये हमें इस सफर के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पे लाके खड़ा करता है। हम सब किसी न किसी तरह से सिस्टम का हिस्सा हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा तरीका है जिससे ये वैश्विक मशीन चलती भी रहे, लेकिन सभी के लिए ज्यादा न्याय संगत, ज्यादा टिकाऊ बन सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।